अस्सलाम वालेकुम। आप सबका आपके पसंदीदा प्रोग्राम में खैर मकदम है, जिसका नाम है एक मुलाकात पीसीजी के साथ। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक नौजवान सीए से, जिन्होंने सीए बनकर न सिर्फ अपना और अपने खानदान का नाम रोशन किया, बल्कि ये हम सब चाहलियों के लिए भी एक फख्र की बात है। आज के मेहमान हैं सीए नदीम अहमद साहब। वो यूएस बेस्ड आईटी कंपनी एक्सट्रिया लिमिटेड में असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस हैं। माशाल्लाह, पढ़ना, कुकिंग और गार्डनिंग करना इनके शौक हैं। नदीम साहब, आपका इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। खुश आमदीद। वालेकुम काशिम भाई, शुक्रिया बहुत बहुत फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस शो। थैंक यू सो मच वंस अगेन। नदीम साहब, सबसे पहले अपने चाइली कनेक्शन के बारे में बताइए। आपका ददियाल कहाँ है, ननिहाल कहाँ है, ये सब बताएं। तो मेरा ददियाल मतलब मेरे पहले तो मैं अपने वालिद से वो कराता हूँ। तो मेरे वालिद का नाम नफीस अहमद है, तो वो बेसिकली मैंगाँव से हैं और वो माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हो गए। एंड मदर मेरी ननियाल साइड हुसैनपुर से है, ताल्लुक़ रखती हैं। और शी इज़ अ होम मेकर। मेरी एक एल्डर सिस्टर है, शी इज़ मैरिड एंड सेटल्ड इन दुबई एंड यंगर ब्रदर है। सो ये मेरी फैमिली बैकग्राउंड होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी एजुकेशनल और प्रोफेशनल जर्नी किन रास्तों से होकर गुजरी, उसकी कहानी हम आपकी जबानी सुनना चाहेंगे। जी। सो मेरी स्कूलिंग सेंट जोसेफ कॉलेज इलाहाबाद से ही हुई। स्कूलिंग के बाद मैंने फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन मतलब अपने हो गया, साइड बाय साइड मैंने अपना सीए एनरोल किया सीए के लिए। वहीं से फिर मैंने मतलब मेरा इंटरेस्ट थोड़ा कॉमर्स और अकाउंट्स की तरफ था। उसमें फिर मैंने इंटर किया, सीए लाइन में आया। देन आई क्लियर माय सी इंटर लेवल विच इज कॉल्ड एज सीपीटी ओवर हियर। उसके बाद आईपीसी सीए इंटरमीडिएट क्लियर किया। बीकॉम भी साइड बाई साइड में क्लियर हुआ। फिर मैंने सीए फाइनल किया। उस बीच में आर्टिकलशिप मैंने अपनी आशीष चोपड़ा सर हैं, उनके अंडर मैंने अपनी 3 ईयर आर्टिकलशिप कंप्लीट की। एंड एट दैट टाइम ओनली आई परस्यूड माय एमबीए एज वेल फ्रॉम इंटीग्रल यूनिवर्सिटी। वहाँ से मैंने एमबीए भी किया फाइनेंस में। उसके बाद फिर मैंने ज्वाइन किया अर्न्स्ट एंड यंग मुंबई को। मुंबई में मैंने रहा वहाँ पे। अर्न्स्ट एंड यंग इज बेसिकली वन ऑफ द बिग फोर यूएस बेस्ड कंपनी है। वहाँ पे मैंने ऑडिट प्रोफाइल में ज्वाइन किया एंड नाउ आई शिफ्टेड टू एक्सट्रिया इंजीनियर्स विच इज बेस्ड इन दिल्ली। ऑल्दो इट इज सिचुएटेड इन यूएस, इट्स अ यूएस बेस्ड आईटी कंपनी, बट अभी मैं गुड़गांव में हूँ एंड फाइनेंस प्रोफाइल। सो दिस इज माय शॉर्ट जर्नी, how I started from school to ended up in work. माशाल्लाह, ये सभी यंगस्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। आपको सीए बनना है, ये आपने कब डिसाइड किया और क्यों। तो कशिश भाई, मैंने 12th के बाद ही, क्योंकि 12th में मेरा कॉमर्स में था, मैंने कॉमर्स लिया हुआ था। अकाउंट्स एंड कॉमर्स, अकाउंट्स में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट भी था, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल ये सब में। तो उसी टाइम मुझे मतलब एक करियर चूज करना था जो अकाउंट्स को और आगे मतलब ले जा सके, जिसमें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड। तो सीए इज वन ऑफ द reputed प्रोफेशन इन इंडिया एंड रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली एज वेल। तो उसमें फिर मैंने सोचा कि फाइनेंस अगर आगे बढ़ना है, अकाउंट्स में आगे बढ़ना है, तो सीए एक मतलब ऑनरेबल मतलब एक करियर है। तो मैंने सीए उसी टाइम डिसाइड किया। 12th के बाद से मैंने स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन। फर्स्ट आई क्लियर मतलब सीपीटी, उसमें 3 लेवल होते हैं, आज यू मस्ट बी अवेयर कि सीए में 3 लेवल होते हैं, एंट्रेंस, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। तो मैंने सीपीटी खुद से पढ़ के क्लियर किया था, एंट्रेंस जो लेवल होता है। फिर आईपीसी में मैंने एक दो सब्जेक्ट की कोचिंग ली थी, फिर वो क्लियर किया। एंड फाइनल में भी वही सेम था, कुछ कोचिंग्स लिया एंड दैट्स हाउ आई क्लियर्ड इट। अगर परगना चाइल की बात करें तो माशाल्लाह डॉक्टर्स इंजीनियर्स बहुत हैं, पर सीए बहुत ही कम हैं। हम उंगलियों पर उनके नाम गिन सकते हैं। सिर्फ परगना चाइल ही नहीं, ओवरऑल भी यही ट्रेंड रहता है कि सीए बहुत कम होते हैं। आखिर सीए बनना इतना मुश्किल क्यों होता है। तो कशिश भाई, कैसा होता है, एक तो इसका फाइनल लेवल बहुत टफ होता है, क्योंकि उसका पास परसेंटेज अभी तक जो है वो बहुत ही कम उन्होंने रखा हुआ है, जस्ट टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ सीए, बिकॉज सीए इज द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। सो कैसा होता है कि अगर बहुत ज्यादा सीएस होंगे तो क्वालिटी उसकी कम मतलब उतनी अच्छी नहीं हो जाएगी। तो वो हमेशा देयर इज अ लिमिट ऑन पासिंग परसेंटेज। वो बहुत ज्यादा
पास नहीं करते हैं, तो इस वजह से उसको बहुत ज्यादा टफ कर दिया गया, स्पेशली एट द लेवल ऑफ फाइनल्स। वहां पे परसेंटेज पासिंग अभी तक 10-12% ही रहता है। तो इफ 100 पीपल्स आर सिटिंग एट वन गो, तो वहां पे 10% ही बंदे पास हो रहे हैं, इसीलिए ये टफ है। तो बहुत से लोग डिसहार्टन हो जाते हैं फर्स्ट लेवल सेकेंड लेवल पे। कुछ लोग फाइनल तक आते हैं बट वहां पे कई अटेम्प्ट लग जाते हैं, नहीं क्लियर कर पाते, तो छोड़ देते हैं वो। तो इसीलिए सीए का परसेंटेज एक तो पहले ही से ही बहुत कम है, दूसरा इतना मतलब जर्नी उसकी थोड़ी सी लंबी है एज कम्पेयर टू अदर, और श्योरिटी नहीं है कि आप उस लेवल पे पहुंच के फाइनल पे पास हो भी ये भी और या नहीं भी होंगे। तो इसलिए लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, थोड़ा डरते हैं जी। ऐसा। इस वजह से थोड़ा सा है कि अभी भी सीए में लोग बहुत कम जाते हैं, या जाते भी है तो क्लियर नहीं कर पाते वो। इस वजह से नंबर्स अभी भी बहुत कम है। जी। सीए एग्जाम की तैयारी के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं? तो सीए में डिफरेंट लेवल होते हैं। तो सीपीटी में तो इकोनॉमिक्स है, मैथ्स है, कॉमर्स है। तो लाइक ऐसे करके बेसिक सब्जेक्ट है, वहाँ पे एंट्रेंस के हिसाब से उन्होंने बना रखे हैं क्राइटेरिया। देन फाइनल लेवल पे डिफरेंट टैक्सेशन है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो टैक्सेशन दो टाइप के होते हैं, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्सेशन। तो दोनों है वहाँ पे। देन आपका फाइनेंस हो गया, कॉस्टिंग हो गया, लॉ है, ऑडिट है। ये 6 सब्जेक्ट हैं, एंड वही फिर फाइनल में रिपीट होते हैं, बस उसका लेवल और ज्यादा टफ हो जाता है। फाइनल में भी आपके वही सब्जेक्ट है जो इंटरमीडिएट पे, अकाउंट्स, फाइनेंस है, आपके ऑडिट है, लॉ है, कॉस्टिंग है, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, पूरा कवर करते हैं। बट वो उसका लेवल फाइनल के हिसाब से हो जाता है, वो बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि फाइनल में सब कुछ आपको पढ़ना है। और जितना भी है A to Z जो भी है इन फील्ड्स में, वो सब कुछ पढ़ाया जाता है, सब कुछ कवर होता है। एंड दैट मेक्स द एग्जाम एज वन ऑफ द टफेस्ट इन इंडिया एंड ग्लोबली। एक सीए के लिए क्या क्या प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज रहती हैं? एक सीए प्रोफेशनली क्या क्या कर सकता है? तो काशी भाई, सीए बनने के बाद बहुत सी लाइंस ओपन हो जाती है। लाइक जैसे एक डॉक्टर होता है, पहला स्टेज उसका होता है कि डॉक्टर वो बन गया, फिर स्पेशलाइजेशन की तरफ वो बढ़ता है। सेम थिंग गोस विद द सीएज एज वेल। तो सीए में भी वही है, हमारे सब्जेक्ट्स हमें जब फाइनल हम क्लियर करते हैं, जब हम सीए एज अ फ्रेशर बनते हैं, उस टाइम हमारे सामने बहुत सी स्ट्रीम्स होती है। आप टैक्सेशन में जा सकते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेशन में। डायरेक्ट टैक्सेशन आपका वो हो गया जो हम इनकम टैक्स अपनी खुद की फिल करते हैं, कंपनियां खुद की फिल करती है, जो अर्न करती, जो अर्निंग पे आता है, वो डायरेक्ट टैक्सेशन है। फिर इनडायरेक्ट टैक्सेशन वो है जो हम पे करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे, जैसे आपका अभी जीएसटी चल रहा है, तो उस फील्ड में भी आप करियर बना सकते हैं, आप लॉ में जा सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं विद इन हाई कोर्ट, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एज अ मतलब इंडस्ट्री। ये कॉमर्स के फील्ड से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लॉ में जा सकते हैं, फाइनेंस में जा सकते हैं। जैसे मैं खुद फाइनेंस में, मेरा बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं फाइनेंस में चला गया। फाइनेंस में आप कोई भी कंपनी बिना फाइनेंस के तो रन ही नहीं होती है। एक होता है फ्रंट, जो उसका बिजनेस होता है, जो उसका ट्रेड होता है, एंड उस कंपनी को कैसे रन करना, उसकी बुक्स कैसे मेंटेन होनी है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको देखता है। तो आप फाइनेंस में जा सकते हैं अगर आप करते, तो देयर आर एक्स नंबर ऑफ वेज एंड स्ट्रीम्स वेयर यू कैन एंटर इनटू इट, डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट एंड द वे यू वांट टू गेट इनटू इट। सो जैसे किसी भी मतलब प्रॉपर एक उसमें डिग्री में होता है कि आप एक बार डिग्री आपके हाथ में आ गई, एंड देन देयर आर नंबर ऑफ वेज यू कैन एंटर इनटू वर्किंग। एक सीए को कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? सो हाँ, तो एक तो दो, मैं इसको दो पार्ट में कश पे डिवाइड करना चाहूंगा। एक तो वो है जब आप परस्यू कर रहे हैं सीए, तो ऐसा एक बना हुआ इमेज कि क्रैकिंग सीए इज वेरी डिफिकल्ट, सीए को क्रैक कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। कुछ लोग तो डर के आते भी नहीं है, और कुछ जो आते हैं वो कुछ टाइम बाद छोड़ देते हैं, क्योंकि एक दो अटेम्प्ट में उनको लग जाता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक दिस सी एग्जामिनेशन, बट इट्स नॉट द फैक्ट। सीए को अगर थोड़ा हम अपनी लाइफ को डिसिप्लिन कर ले, हम अपनी प्रिपरेशन को डिसिप्लिन कर ले, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन, ये दो चीजों से हम क्लियर कर सकते हैं। हम एक अगर शेड्यूल बना ले, प्रॉपरली पढ़े, प्रॉपर टाइम टेबल बना ले, उसके अकॉर्डिंग बने, तो हम अपनी पर्सनल लाइफ को भी और अच्छे से स्टडीज दोनों को मेंटेन कर सकते हैं। फिर सेकेंड थिंग आता है, जब हमने एक बार सीए क्लियर कर लिया, तो जैसे आप भी जानते हो कि कभी भी एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन का कोई एंड नहीं होता कि हमने आज सीए बन लिया बस खत्म हो गया, अब उसके आगे तो बस जॉब करना है या प्रैक्टिस करना है या वट एवर यू वॉन्ट टू डू।
ऐसा नहीं होता है, उसके बाद भी हमें खुद को अपग्रेड करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से रिवॉल्व हो रही है, बहुत तेजी से चेंज हो रही है। तो अगर आपको वक्त के साथ, दुनिया के साथ चलना है, जो चेंजेस आ रहे हैं थ्रू आउट ग्लोबली, क्योंकि आज का कैसा है, सारी कंपनियां ग्लोबल होती जा रही है, तो जो चेंजेस एक जगह आ रही है वो दूसरी जगह भी आ रही है, हर जगह वो एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि यूएस में कुछ चेंजेस आ रहे हैं उसका इम्पैक्ट इंडिया में नहीं पड़ेगा। तो सीए के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि वो सीए बनने के बाद भी खुद को अपडेट करता रहा है, जो भी चेंजेस उसकी फील्ड में आ रहे हैं वो कहीं पे भी आ सकते हैं, अमेरिका में आ रहे हो, यूएस यूके में आ रहे हो, इंडिया में आ रहे हो, कनाडा में आ रहे हो, हमें अपडेट करना पड़ता है। सो सपोज आई एम वर्किंग इन फील्ड ऑफ फाइनेंस, तो देयर आर चेंजेस हैपनिंग इन यूएस एंड यूके। सो यूएस में आपको पता होगा गैप होता है, जो ये पूरा फाइनेंस स्ट्रक्चर या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं, एक दो बॉडी है इसकी, एक यूएस में होती है, यूएस गैप उसको बोलते हैं, एंड देन यूके एक है आईएफआरएस उसको बोलते हैं। तो हमें दोनों, क्योंकि कंपनी में बहुत से आज की कंपनियां ग्लोबली वर्क कर रही, हमारी कंपनी यूएस में भी है, यूके में भी है, हमें दोनों चीज को अपडेट करना पड़ रहा है लगातार। मुझे अपने आप को खुद को अपडेट करना पड़ता है कि यूएस गैप में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसका हमारी कंपनी में क्या एप्लीकेबिलिटी हो रही है, यूके में जो हमारी कंपनी काम कर रही है उस पर क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो सीए के लिए ये बहुत चैलेंजिंग होता है कि आप खुद को अपडेट करते हैं। अगर नहीं अपडेट करेंगे, नहीं अपडेट करेंगे, तो वक्त के साथ आप डिप्लीट कर जाओगे, फिर आपकी वैल्यू भी कोई खास नहीं रह जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और आई थिंक ये किसी भी फील्ड में आप हो, इररिस्पेक्टिव वेदर यू आर सीए और यू आर एनीथिंग, if you are not updating yourself, you are not upgrading yourself, I think then you are becoming obsolete. So that's something I think it's very challenging for C as well. एक अच्छे सीए में क्या क्या खूबियां होनी चाहिए? तो एक तो अच्छे सी में देखिए, ये डायमीटर्स बहुत ज्यादा होते हैं कि, और इसमें मैं अभी एज अ यंग बहुत ज्यादा, हाँ, बट ये है कि एक तो प्रोएक्टिव बहुत होना पड़ता है, आपको खुद से चीजें निकालनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी क्या हो रहा है। ऐसा नहीं होता कि हमें चार लोग आके बताएंगे कि ये चीजें हो रही हैं आपके आसपास आपकी फील्ड में, और वो हमें कहेंगे कि तुम पढ़ो, तुम समझो, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। आपको खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, खुद से चैलेंजेस देखने पड़ेंगे, क्या आ रहे, क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या अपडेट्स आ रहे हैं, क्या ऑप्शंस आज के टाइम पे बढ़ रहे हैं, अपने आप को खुद, अपनी स्किल्स को कैसे अपग्रेड कर सकते हो। ये सब चीजें हैं जो सीए के अंदर होना चाहिए। बीइंग अ सीए मुझे ये चीजें बार बार अपने अंदर भी देखनी पड़ती कि मेरे अंदर कौन सी कमियां हैं और कौन सी स्किल्स अभी भी एक्वायर करनी बाकी है, मेरे अंदर नहीं है। तो आई थिंक प्रोएक्टिवनेस इज वन थिंग विच आई शुड और एनी सीए शुड हैव। सेकेंड थिंग हो गया आपका, एक तो प्रोएक्टिवनेस हो गया, दूसरा हो गया आपको इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। मतलब अगर इफ यू आर वर्किंग एज अ प्रोफेशनल, आपको वहां पे इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे कि आप कैसे अपनी ही प्रोफाइल में और अच्छा आप काम कर सकते हो। काम करना ही आज के टाइम पे वो ही नहीं है, मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अपने से भी बेहतर कैसे आपको काम करना है। तो आपको खुद को चैलेंज करते रहना है, आपकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी जो भी है उसको आपको इंक्रीज करते रहना है वक्त के साथ। अगर आप वो भी नहीं करोगे तो भी आप ऑब्सलीट कर जाओगे। आज का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वहां पे ये बहुत जरूरी हो गया काशी भाई कि आप खुद की कैपेसिटी कैपेबिलिटी को आप बढ़ाते रहो। ऐसा नहीं कि मैं जहाँ पे पहले काम कर रहा था, जिस लेवल पे काम कर रहा था, जो काम कर रहा था उसी पे मैं खुश हूँ, वो क्योंकि मुझे 10 साल से मैं कर रहा हूँ उस पर बहुत खुश हूँ, मुझे कंट्रोल है, मुझे सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है। मुझे 10 साल से जो मैं कर रहा, आज के आगे का 10 साल का मुझे सोच के उसको और आगे बढ़ाना है। कि वो 10 साल का काम किया तो किया, बट आगे उसको कैसे और ज्यादा टेक्नोलॉजी के साथ पेश रख के हम कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और चीजें कैसे बेटर ला सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज आई थिंक वो एक सीए में होना चाहिए। कि आपको फोर साइटेडनेस होना चाहिए, आपको फ्यूचर को देखना पड़ेगा आपको कि फ्यूचर में क्या चीजें आ रही हैं। अगर हम वो चीज नहीं देख पाएंगे तो मतलब पीछे छूट जाएंगे बहुत, बस। अब तक आपको आपके प्रोफेशन से क्या क्या सीखने को मिला? आपकी लर्निंग्स क्या रही? तो कश भाई, एक तो लर्निंग जो होती है डिग्री के फॉर्म में आती है वो बहुत छोटा क्वेश्चन होता है किसी भी प्रोफेशनल के लिए कि जो आप डिग्री के थ्रू लेके आए। मेजर लर्निंग आपकी स्टार्ट होती है जब आप वर्क फील्ड में आते हो, जब आप कंपनी ज्वाइन करते हो, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन, तो वहां से रियल आपकी एक्सपीरियंस स्टार्ट होता है। तो मैंने जब ईवाई ज्वाइन किया है, ईवाई इज वन ऑफ द बिग फोर, मतलब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है सर्विस सेक्टर में, दुनिया की चार सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी। मैंने ज्वाइन किया, इट वाज माय लक कि मुझे चांस मिला ईवाई ज्वाइन करने का, मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करते टाइम मतलब
थोड़ा सा मेरे मन में फियर था, बिकॉज मैंने सुन रखा था कि वहाँ पे वर्कलोड बहुत होता है, क्योंकि जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उतना वर्क प्रेशर होता है। बट इस चीज के साथ भी मैंने जब ज्वाइन किया तो मुझे सीखने को बहुत मिला। मतलब एक तो वहाँ पे कैसा था कि हर दिन एक नया चैलेंज होता था। वहां कोई असिस्ट नहीं करता आपको, कि वहां पे कोई स्पून फीडिंग नहीं होती थी। वहां पे आपको एक टास्क दिया गया, एक असाइनमेंट दिया गया स्टार्टिंग में, एंड यू हैव टू परफॉर्म। देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, देयर इज नो अदर सोल्यूशन दे प्रोवाइड ओवर देयर। तो जब मैं वहां पे आया, बिल्कुल नए बैकग्राउंड से, एक छोटे से शहर से पहुंचा था, इलाहाबाद, मुंबई, कोई कंपैरिजन ही नहीं था। वहां का एनवायरमेंट, देन वर्किंग एनवायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी थी, ईवाई का नाम ही अपने आप में बहुत बड़ा है दुनिया में, उसका चलता है। तो वहां पे जब मुझे प्रोजेक्ट्स दिए गए तो मेरे मैनेजर ने बोला कि देखो, बस इतना कॉन्फिडेंस ये रखना तुम कि तुम कर सकते हो। ये थॉट हमेशा रखना, ये मत सोचना कि तुम कर नहीं सकते। ये जिस दिन सोच दिया उस दिन खत्म हो जाएगा तुम्हारी कहानी। हमेशा ये सोच के स्टार्ट करो कि तुम कर सकते हो, एक एक स्टेप लेके चलो, और देखोगे कि वो तुम परफॉर्म। मैंने उसी तरह फिर करना स्टार्ट किया धीरे धीरे, क्योंकि चीजें नई थी, मैंने अपने आप को। तो ईवाई में सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगती थी, क्योंकि वहां पे वर्कलोड बहुत ज्यादा होता था, प्रेशर बहुत ज्यादा होता था, और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते थे एक साथ। तो जब भी मुझे लगता था बस ये मेरी लिमिट है, अब इसके आगे तो बस खत्म, मैं नहीं कर सकता अब इसके आगे, चाहे जो हो जाए, अब मैं इसके आगे नहीं, तो सेकेंड मोमेंट, उसके जस्ट सेकेंड मोमेंट में अपने आप को खुद को पाता था कि वो चीज मैं कर रहा हूँ। ये चीज मुझे ईवाई में बहुत अच्छा सीखने को मिला, कि मतलब जहां पे भी एक मेंटल वो आता था कि भाई अब इसके आगे तो नहीं कर सकता यार, पता नहीं कैसे लोग कर लेते हैं, इतनी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हैं और आउटपुट भी ला रहे हैं इतना अच्छा। मैं सोचा था बस मेरे से इतना हो सकता है, मेरे से इससे ज्यादा नहीं होगा। बट उसके बाद फिर नेक्स्ट मोमेंट, वो चाहे मेरे मैनेजर मोटिवेट करते थे, चाहे प्रिंसिपल वहां के होते थे वो मोटिवेट, बट आई केप्ट ऑन लर्निंग फ्रॉम देम, आई केप्ट ऑन लर्निंग, आई केप्ट ऑन हियरिंग व्हाट दे आर सेइंग रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट, रिगार्डिंग हाउ टू परफॉर्म दैट थिंग वेल। सो ये सब चीजें मैंने वहां पे सीखी, अपनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी के बियॉन्ड जाके कैसे करना है वो मैं मुझे ईवाई ने सिखाया। और फिर मैं एक्सट्री आया, वहां पे मैं ऑडिट प्रोफाइल में था, मैंने प्रोफाइल चेंज किया। प्रोफाइल चेंज करके मैंने फिर एक्सट्रा ज्वाइन किया, वहां पे मैं फाइनेंस फील्ड में आया। तो फाइनेंस फील्ड भी मुझे उस टाइम जब मैंने ज्वाइन किया तो बहुत न्यू थी, बट क्योंकि मेरा फाइनेंस में बहुत इंटरेस्ट था, तो वहां पे मुझे अडेप्ट करने में ज्यादा चेंज मतलब टाइम नहीं लगा, एंड इजिली मैंने फिर चीजें अडॉप्ट की, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विद एक्सटर्नल। अभी जो लोग सीए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो सीए बनना चाहते हैं, उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? तो जो सीए की प्रिपरेशन कर रहे, पहली बात तो एक चीज वो मतलब एकदम गार्ड बांध ले, जैसे मैं कहूंगा कि अगर उन्हें सीए में एंटर करना है, मतलब सीए एग्जाम देना है, तो वो एकदम 100% श्योर है कि उन्हें देना है, क्लियर करना है। क्लियर करना है, ना कि मतलब सिर्फ देने तक। क्योंकि अगर आप, और ये चीजों को अपने माइंड पे बिल्कुल भी ना आने दे कि ये बहुत टफ है, हो सकता है मैं क्लियर ना करूँ, ये चीज तो लाना ही नहीं है अभी मतलब इनिशियल स्टेज पे, कि मैं क्लियर नहीं भी कर सकता। आप ये लेके चलो कि मुझे क्लियर करना है, सीए में आया हूँ, इंटर किया तो क्लियर करना है। सेकेंड थिंग, एज अ यंगर आपको एक प्रॉपर डिसिप्लिन वे में शेड्यूल बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि आज 4 घंटे पढ़ लिया, कल गायब हो गया, फिर परसों 10 घंटे पढ़ लिया, ऐसे में ये क्लियर नहीं होता। आपको एक प्रॉपर टाइमलाइन, एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा आपको। अगर डेली आप चाहे 6 घंटे पढ़ो, मैं नहीं बोलता कि ऐसा, कुछ लोग मिथ बना रखा है उन्होंने कि सीए में कैसा होता है कि आप दिन के 10 या 12 घंटे नहीं पढ़ोगे तो सीए क्लियर नहीं होगा, ऐसा भी है। हमारी प्रोफाइल में ये लोग बोल कि आपको थ्रू आउट द ईयर 10 से 12 घंटे पढ़ने हैं, वरना आपका सीए तो नहीं क्लियर हो पाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं है। तो अगर आप प्रॉपर टाइम शेड्यूल बनाते हो, प्रॉपर टाइमलाइन फॉलो करते हो, अगर आपको एक बुक खत्म करनी है 2 महीने के अंदर, तो यू हैव टू फिनिश दैट। फिर कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। आप डेली 6 आवर्स का शेड्यूल बना लो कि मुझे 2 महीने में 6 आवर्स अप डे, और 2 महीने में ये बुक खत्म करनी है तो खत्म करनी है। फिर उसके कोई एक्सक्यूज नहीं होने चाहिए। तो आप उसमें आप अपनी पर्सनल लाइफ भी आप अ, सब कर सकते हो, आपकी पर्सनल कमिटमेंट जो भी है, उसके अलावा आप स्टडीज में भी अच्छे से आप परफॉर्म कर सकते हो। बट हाँ, इसके लिए वही है, डिसिप्लिन आपको होना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन होना बहुत जरूरी है वहाँ पे। ये सब चीजें आपके अंदर होने चाहिए, और एक डिसिप्लिन लाइफ के बगैर तो कुछ भी अचीव नहीं किया जा सकता। तो बस मैं यही बोलूंगा कि डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन लाइफ, दिस इज की टू सक्सेस फॉर एनी सॉर्ट ऑफ एग्जामिनेशन और एनी सॉर्ट ऑफ चैलेंज। जब आप सीए की तैयारी कर रहे थे, तो क्या ऐसा कोई मोड़ आया जब आपको लगा हो कि आपसे सीए नहीं क्लियर हो पाएगा, या फिर आपको पूरा कॉन्फिडेंस था कि सीए तो बनना ही है? और अगर आप सीए न क्लियर कर पाते
तो क्या करते? क्या आपके पास कोई प्लान बी था? हाँ, सो काशिफ भाई, एक मोमेंट आया था ऐसा मेरी लाइफ में जब मैं बहुत डिसहार्टन हो गया था। वो मोमेंट था जब मेरा 2 नंबर से सीए रुक गया था एग्जाम। इट वाज माय फाइनल एग्जाम और रिजल्ट आया। मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि पेपर बहुत अच्छे गया है, सब कुछ है उसमें तो निकलना ही है। लेकिन जब रिजल्ट आया तो आपको पता होगा सीए में अगर मतलब ऐसा होता है कि वो 2 नंबर से 1 नंबर से भी फेल करते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 नंबर है तो बाकी जैसे कोर्सेज में होता है आपको ग्रेस मार्क्स देके पास कर देते हैं। सीए में अगर 1 नंबर भी है, कम है तो कम है, फिर उसमें कोई ग्रेस वगैरह वो नहीं देते हैं। तो मेरा हुआ था 2 नंबर से मेरा क्लियर नहीं हुआ था। एंड दैट मोमेंट आई वाज वेरी डिसहार्टेन। मैं बहुत ज्यादा डिसहार्टेन हुआ था। मुझे लगा यार बस अब इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ूंगा और बस खत्म। अब मैं कुछ और करूंगा, सीए तो नहीं करूंगा। दो इन्होंने मेरा 2 नंबर से रोक दिया। लेकिन मैं हमेशा से एक फाइटर था। मतलब मैंने कभी मतलब वो ठीक है फॉर अ मोमेंट मुझे लगता था कि हाँ ये चीजें बस अब मेरी लिमिट से बाहर, अब मैं नहीं करूंगा। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट फिर मैं लग जाता था क्योंकि बी प्लान का कशिप भाई मैंने उतना सीरियसली लिया नहीं क्योंकि मैं ए प्लान पे ज्यादा स्टिक था। मुझे लगता था कि मुझे ये निकालना ही है। वो एक मोमेंट आया था लाइफ का कि जहाँ पे मैं थोड़ा सा डाउन हुआ, बट द सेकेंड मोमेंट आई अगेन स्टार्टेड स्टडिंग माई सब्जेक्ट्स एंड ऑल, फिर से रिवीजन वगैरह करने एंड लकली अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरा सीए क्लियर हो गया तो उसके बाद ही अटेम्प्ट में। सो यस। आप सीए बनने का क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? तो सबसे बड़ा क्रेडिट तो अल्लाह ही को है। बिना उनके तो मतलब कुछ भी होता नहीं है। देन टू माय पेरेंट्स who always supported me at every stage, at every moment। कभी ऐसे भी मोमेंट्स आए जब मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्टेन हुआ, बहुत लो हुआ, सो दे वर ऑलवेज देयर बैकिंग मी, सपोर्टिंग मी, encouraging मी। तो माय पेरेंट्स बेसिकली अम्मा अब्बा, उन्होंने हर मोमेंट पे मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो सारा क्रेडिट अल्लाह के बाद फिर उन्हीं को है। उनकी वजह से ही है। बिना पेरेंट्स के सपोर्ट, बिना फैमिली के सपोर्ट के तो आज के टाइम पे कुछ भी आप इमेजिन नहीं कर सकते अगर आपके पास फैमिली सपोर्ट नहीं है तो। सो होल क्रेडिट गोज टू देम एज वेल। आपका बचपन कैसा था? आप शरारती बच्चे थे या सीधे साधे बच्चे थे? मतलब कश्मीर में बहुत शरारती भी नहीं था और बहुत सीधा भी नहीं था। हाँ, शरारत मेरी शुरू हुई थोड़ी सी 9th 10th से हुई। मतलब 8 तक ऐसा था कि सेंट जोसेफ में मैं थोड़ा सा था तो वहाँ पे फादर होते थे। मिशनरी कॉलेज है, स्कूल है, तो वहाँ पे दे वर वेरी स्ट्रिक्ट। मुझे थोड़ा डर लगता था पिटने से। मुझे लगता था कि फिर 9th 10th में ऐसा हुआ कि अब ठीक है, अब पिट भी लेते तो क्या करना है, यही मेमोरीज आगे चल के बनेंगी तो पिटे भी। तो 9th से मैं थोड़ा शरारती हो गया था। 9th 10th 11th 12th में तो बहुत शरारत की। बैच होल्डर था मैं, तो बहुत ज्यादा शरारत करता था। क्लासेस बंक करके फंक्शन के नाम पे मैं मतलब खूब खूब मजे किए स्कूल में। क्योंकि बैच होल्डर था। अच्छा, बैच होल्डर्स को वहाँ पे कोई रोकता नहीं था कि कुछ ना कुछ इवेंट होता रहता तो मैं फर्जी का लिखा देता, देखो ये इवेंट में मैं काम कर रहा हूँ और अपने फ्रेंड्स को लेके। तो 11th 12th 9th 10th ये सब क्लास में मैं बहुत। फिर उसके बाद फिर सीए में आके कुछ सब खत्म हो गया, शरारत करने का टाइम ही नहीं मिला मुझे। दैट्स हाउ थिंग वेंट ऑन। जी। आपको कुकिंग का बहुत शौक है। क्या क्या जी बना काशिफ भाई। लेते हैं आप? कोई अच्छी सी तो डिश बनाने का तरीका बताएं। तो काशिफ भाई मैं सब कुछ ट्राई करता हूँ। मतलब मुझे शौक है। अगर घर पे काफी लोग हैं, अकेले के लिए तो मैं कुछ भी नहीं बनाता। बट अगर काफी लोग हैं तो मैं कुक करना बिल्कुल बेशक पसंद करता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने पाव भाजी बनाया। हाँ। सो पाव भाजी का अगर मैं बनाऊँ बताऊँ आपको तो पहले तो आपको क्या रेसिपी पूरा बताना है? हाँ, रेसिपी बता दें तो अच्छा अच्छा, है, हम भी जी कुछ जी सीखेंगे। जी जी जी, बेशक बेशक। तो मैं पाव भाजी कैसे बनाता हूँ, बेसिकली मैं ऑयल लेता हूँ उसमें थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लेता हूँ, बटर डालता हूँ क्योंकि बटर जल जाता है अगर आप खाली डालो। तो बटर डालता हूँ, उसके बाद मैं जीरा उसमें डालता हूँ। जीरे के बाद मैं उसमें प्याज एकदम फाइनली चॉप्ड हुआ डालता हूँ। चॉप जब आप हल्का सा फ्राई करिए, ट्रांसलूसेंट हो जाता है, देन यू ऐड जिंजर गार्लिक पेस्ट इनटू इट। फिर मैं उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करने के बाद उसमें मिर्च ग्रीन चिलीज ऐड करता हूँ, टमाटोज ऐड करता हूँ। जब टमाटोज आप सॉफन हो जाता है तो उसके बाद फिर मैं उसमें शिमला मिर्च ऐड करता हूँ। मीनवाइल मैं सब्जी भी बॉईल कर चुका होता हूँ उस टाइम। पोटैटो मैं सब्जी में लेता हूँ, पोटैटो, कैरेट हो गया आपका, कॉलीफ्लावर हो गया और पीस ले लेता हूँ। ये चार मैं बॉईल करके रख देता हूँ उसको मैश करके। ये जब टमाटो सॉफ्ट हो जाता है इसमें फिर मैं डालता हूँ आपका शिमला मिर्च, थोड़ा सा डाल दिया। शिमला बहुत क्रंची मैं रखता हूँ, सॉफ्ट नहीं होने देता क्योंकि मुझे शिमला मिर्च क्रंची ही पसंद है। फिर मैं उसमें डालता हूँ हल्दी पाउडर, मिर्चा डालता हूँ थोड़ा। पाव भाजी मसाला मैं बनाता नहीं हूँ क्योंकि वो रेडीमेड आता है, मैं रेडीमेड डालता हूँ।
रेडीमेड डाला, फिर मैं वेजिटेबल जो मैश किया हुआ रहता है वो उसमें डालता हूँ मैं। उसके बाद उसमें पानी आप डाइल्यूट जितना करना चाहते हो, मैं थोड़ा सा ठीक रखता हूँ, उसमें पानी डालता हूँ एंड उसको थोड़ा सिमर होने के लिए रख देता हूँ लो फ्लेम पे। मीनवाइल फिर मैं बंस को उसको कट करके उसमें पैन में बटर वगैरह लगा के उसमें स्पाइसेस भी आप डाल सकते हो पाव भाजी है उसमें, बन दोनों साइड से। फिर मैं चटनी भी बनाता हूँ। चटनी में मैं बेसिकली धनिया लेता हूँ, लहसुन लेता हूँ, और आपके हरी मिर्च ले लेता हूँ। इसकी चटनी बनाता हूँ, थोड़ा सा नींबू भी इसमें स्क्वीज करता हूँ, थोड़ा फ्लेवर। तो ये मेरा पाव भाजी का हो गया। बाकी मैं और भी चीजें ट्राई करता रहता हूँ, पनीर टिक्का वगैरह सब कुछ मैं ट्राई करता रहता हूँ। तो वैसा। ओह, बहुत बढ़िया। आपको खाने में क्या पसंद है? एक्चुअली खाने में मैं सब कुछ खाना पसंद करता हूँ, बट प्रेफरेबली वेजिटेरियन, मैं वेज ज्यादा पसंद करता हूँ। नॉन वेज भी खाता हूँ, बट वेज थोड़ा ठीक है। मतलब मैं हफ्ते की 7 दिन अगर मेरे को नॉन वेज खिलाओ तो मैं नहीं खा पाऊंगा। हाँ, वेज खा लूंगा। ओके। आपको पढ़ने का भी शौक है, आप क्या पढ़ना पसंद करते हैं? तो एक तो मैं अपने प्रोफाइल से रिलेटेड जो स्टडीज मेरी चलती रहती है, अभी मैं एक दो कोर्सेज फॉरेन के भी परस्यू कर रहा हूँ। थोड़ा पर्सनल कमिटमेंट की वजह से उसको डिले कर रहा हूँ, क्योंकि इधर कुछ है दिसंबर में, पर्सनल कमिटमेंट्स हैं। बट उसके अलावा मैं यूएस का एक कर रहा हूँ और एक यूके का भी कोर्स परस्यू कर रहा हूँ। उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दोज प्रोफेशनल थिंग्स, मैं जर्नल्स पढ़ना पसंद करता हूँ। पॉलिटिक्स से थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा नॉलेज मैं तो नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा है, बट हाँ स्टिल। और बेसिक्स मतलब जो भी है, मतलब उससे रिलेटेड पढ़ता हूँ। मतलब पॉलिटिक्स हो गया, इंडियन हो गया, फॉरेन पॉलिटिक्स हो गया, वही सब थोड़ा बहुत। स्पोर्ट्स या म्यूजिक से कोई लगाव? स्पोर्ट्स काशिफ भाई खेलता तो था स्कूल में, जब था तो क्रिकेट फुटबॉल बहुत खेलता था। इवन ग्रेजुएशन के टाइम पे भी क्रिकेट बहुत खेला है हम लोगों ने। बट उसके बाद ग्रेजुअली सब छूट गया जॉब के साथ तो अब कुछ नहीं रहा। ओके। और और म्यूजिक? म्यूजिक का मुझे, हाँ, मुझे म्यूजिक मैं सुनता हूँ अभी। मतलब ठीक है, अभी लेटेस्ट जो सॉन्ग आते हैं कुछ अच्छे होते हैं तो वो भी सुन लेता हूँ। बट मोस्टली मुझे 80s 90s के सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, तो मैं वो सुनता हूँ। गांव आना जाना होता है आपका? हाँ बेशक, मतलब मैं गाँव तो पहले मेरा बहुत आना जाना था, जब तक दादी थी बड़े अब्बा थे वहाँ पे। अभी तो सबका इंतकाल कर गया तो वहाँ पे घर बंद रहता, तो मोस्टली अभी इधर रिसेंटली तो नहीं है, वरना मैं गाँव तो मेरा अक्सर आना जाना रहता था। हुसैनपुर भी अक्सर ही आना जाना होता है, तो फ्रिक्वेंटली विजिट करता हूँ। चपर्रो बोल लेते हैं कि नहीं? पर बोला ऐसे घर पे आम बोलचाल तो नहीं है, बट हाँ हाँ, मतलब समझ लेता हूँ, और कोशिश करूंगा तो बोल भी लूंगा। अच्छा। प्रोग्राम के आखिर में आप पीसीजी मेंबर्स को, खास तौर पर नौजवानों को, क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्या आज की कस्बे पैगाम, मैं तो वैसे अभी मेरे मतलब वो उस लेवल पे तो नहीं हूँ, बट स्टिल आई वुड लाइक टू से आज की जनरेशन को कि मतलब आप कुछ भी करो, आप जॉब में जाना चाहो, आप बिजनेस में जाना चाहो, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एवर यू वांट टू गेट इनटू इट, आपको एजुकेशन तो आपको बहुत जरूरी कि आप एजुकेशन लीजिए। मतलब आप चाहे बिजनेस करिए, जॉब करिए, लेकिन एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है आज के हालात में। खास करके हमारे माशरे में बहुत जरूरी है कि जो कमियां हैं, अब हमारे माशरे में अगर देखेंगे तो एजुकेशन बहुत लैक कर रही है। हम एजुकेशन के मामले में अभी भी बहुत ज्यादा पिछड़े हैं। अगर एज कंपेरिजन अगर हम बात करते हैं, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, फ्रीडम उसने पाई थी, उस लेवल से अगर आप कंपेयर करोगे तो मुस्लिम बहुत ज्यादा पीछे होते चले गए। इसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि हमने एजुकेशन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। एजुकेशन ही हर चीज का एक रास्ता है। बाकी डिस्क्रिमिनेशन वगैरह लोग बोलते हैं, ये डिस्क्रिमिनेशन वो सेकेंडरी है। पहले हम अपने आप को इम्प्रूव तो करें, हम उस लेवल पे अपने आप को लेके तो आए, हम अपने आप को एजुकेट करें, हम अपनी फैमिली को एजुकेट करें। क्योंकि आप अगर एजुकेटेड है, आप अपने आप को एजुकेट करते हैं, आप अपनी फैमिली को एजुकेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप समाज में आगे खड़े होने के लायक हैं। जब हम एजुकेटेड ही नहीं है, हमारे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, हमको पता ही नहीं क्या हो रहा है हमारे आसपास, तो हम किस उससे बोल सकते हैं कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या कुछ हमें जान के भी पीछे खींचा जा रहा है। पहले हमें आगे आना होगा, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को एजुकेट करें। एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि बस गए और कहीं से भी मतलब डिस्टेंस कोर्स से ग्रेजुएशन कर लिया और हो गया। एजुकेशन का मतलब आप प्रॉपर फील्ड में आइए, आप किसी भी
फील्ड में जा रहे हो, इंजीनियरिंग जा रहे हो, मैनेजमेंट में जा रहे हो, सीए में जा रहे हो, किसी भी फील्ड में जा रहे हो, एक अच्छे लेवल तक आप खुद को लेके आओ। तो मेरा यही एक, इस लेवल पे मैं बहुत, खुद भी अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ, यंग ही हुआ उनकी तरह ही, बट स्टिल यही मैं मैसेज देना चाहूंगा यंगर जनरेशन को कि एजुकेशन का इम्पोर्टेंस समझिए, अभी भी वक्त है। उसको नहीं समझेंगे तो हमारा माशरा बहुत पीछे होता जाएगा इस मामले में, और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बहुत ही अच्छा मैसेज दिया आपने। नदीम साहब, आज आप बतौर मेहमान इस प्रोग्राम में आए, अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कश भाई आपका भी, फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस वंडरफुल प्रोग्राम, एंड आई होप यू वुड हैव नॉट माइंड एनी वर्ड ऑफ माइन। अगर आपको कहीं पे बुरा लगा हो, कोई बात गलत लगी हो, तो मैं उसके लिए माजरत चाहूंगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई एंड बात नहीं है, बहुत बहुत आपने तो शुक्रिया सब अच्छी ही आपका। बातें बताई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं आप सबको आज का प्रोग्राम बेहद पसंद आया होगा। अब वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का। अब आपसे इजाजत चाहूंगा। अगले एपिसोड में इंशाअल्लाह हम एक नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।